नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। आंसर में हम सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकटस और इंट्रोकोट्स नाम से जाना जाता है। इनकी जानकारी हमें सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इनका शासनकाल जो था वह 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकटस और इंट्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दिया था। इसका जो जानकारी था सबसे पहले किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। हमारा अगला पॉइंट है इसकी प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि चने की कौटिल्य नंद वंश मगध के शासन धनानंद के दरबार में रहते थे। एक दिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उसे बाहर कर दिया। उसी दिन उन्होंने नंद वंश को नष्ट करने का प्लान ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि चने की कौटिल्य नंद वंश मगध के शासक धनानंद के दरबार में रहते थे। एक दिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उसे बाहर कर दिया। उसी दिन उन्होंने नंद वंश को नष्ट करने का प्रण भी ले लिया। इसी क्रम में उन्हें खेलते हुए चंद्रगुप्त मिला, जिसे उन्होंने 1000 कर्स यानी कि तांबे के सिक्के में खरीद लिया और उसे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देकर लड़ने योग्य बनाया तथा एक विशाल सी पथ निर्माण भी किया। इसका मतलब यह हुआ कि जब चाणक्य को अपमान करके वहां से बाहर कर दिया गया तो खेलते हुए चंद्रगुप्त मिला, जिसे उन्होंने 1000 तांबे का सिक्के से उसे खरीद लिया और उसे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देकर लड़ने योग्य बनाया और एक विशाल सी पथ का निर्माण भी किया। हमारा अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य द्वारा तैयार की गई सेवा की मदद से मगध पर आक्रमण किया, लेकिन वह धनानंद के सेवा के सामने टिक नहीं सका और वहां से कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को किसी तरह से जान बचाकर भागना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वप्रथम जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के द्वारा तैयार की गई सेवा की मदद से मगध पर आक्रमण भी किया, लेकिन वह धनानंद के सामने टिक नहीं सका, क्योंकि धनानंद बहुत अधिक शक्तिशाली था और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत कम शक्तिशाली था, इसलिए उसके सामने वह टिक नहीं सका और वहां से कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर पश्चिम सीमा विजय। अगली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण न करके उत्तर पश्चिम राज्यों पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर सिकंदर का विदेशी शासन था। सिकंदर भारतीय विकसित राज्यों को अपने सैनिकों को सौंप करके भारत से वापस चला गया। अतः इसका लाभ उठाते हुए बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगली बार जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण न करके उसके पश्चिमी राज्यों पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर सिकंदर का विदेशी शासन था। सिकंदर भारतीय विकसित राज्यों को अपने सैनिकों को सौंप करके वह भारत से वापस चला गया था। अतः इसका लाभ उठाते हुए बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया था। हमारा दूसरा पॉइंट है मगध की विजय।
जनता अंतिम नंद शासक धनानंद के अत्याचारों और उनके धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से तंग आ चुकी थी। अतः उत्तर पश्चिम प्रतीक को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान मगध विजय पर लगाया। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तन नामक राजा से सहायता लेकर मगध पर आक्रमण किया। आक्रमण में धनानंद मारा गया तथा मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जनता अंतिम नंद शासक धनानंद के अत्याचारों और उसके धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से तंग आ चुकी थी। अतः उत्तर पश्चिम प्रतीक को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान मगध पर विजय पर लगाया। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तन नामक राजा से सहायता लेकर मगध पर आक्रमण किया। आक्रमण में धनानंद मारा गया तथा मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद से लूकास बेबीलोन का शासन बना। उसने सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूरा करने के उद्देश्य से पुणे भारत पर आक्रमण किया। इसी क्रम में उसे 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने लूकास को पराजित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सिकंदर की मृत्यु के बाद से लूकास बेबीलोन का शासन बना। उसने सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूरा करने के उद्देश्य से पुनः भारत पर आक्रमण किया। इसी क्रम में उसे 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना भी पड़ा था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने लूकास को पराजित कर दिया था। हम अगला पॉइंट में समझेंगे। युद्ध के बाद इन दोनों के विजय में एक संधि हुई थी। प्रथम में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिया था और दूसरा में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरत, कंधार, मकरान तट और काबुल का क्षेत्र दिया और तीसरा में अपनी पुत्री हेलेना कर्निलिया का विवाह जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया और चौथा में है एक राजदूत मेगास्थनीज इंडिका की रचना को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। हमारा अगला पॉइंट है संपूर्ण भारत पर विजय। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस के संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेवा लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने पश्चिमी में अफगानिस्तान सीमा से लेकर पूर्वी में बंगाल सीमा तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य वंश का विस्तार किया। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण भारत पर उन्होंने विजय पा लिया था। इसलिए प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस के संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेवा लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में अफगानिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल सीमा तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य वंश का विस्तार कर दिया था। हमारा अगला पॉइंट है उसकी मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, अतः वे 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या करके संलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म को मानते थे, अतः वे 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में कर्नाटक चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या करके संलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राण भी त्याग दिया। हमारा अगला पॉइंट है मूल्यांकन और अंतिम पॉइंट है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल शासन और धार्मिक उदार वाला व्यक्ति था। इसके अलावा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एकत्र करने का प्रयास किया। इसका मतलब यह हुआ क्या, इन तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल शासन और धार्मिक उदार वाला व्यक्ति भी था। इसके अलावा पहला शासन था जिसने संपूर्ण भारत को एकत्र करने का भी प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और इस क्लास का PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।